बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बुक टू फॉलो। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पीडीज विद प्योरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब ये प्योरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या मुराद है? आपको नज़र आ रहा है कि ये जी डबल एक्स माइनस जी एक्स वाई प्लस 8 जी डबल वाई, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, इनमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्योरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, पीडीज विद प्योरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हमने इससे पिछले लेक्चर में करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करनी सीखी थी, और उसी को मैंने बताया था कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स के ऊपर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। तो हम पहले इसकी जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करते हैं। उसके लिए हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में अगर लिख लें तो हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आसानी से मालूम कर सकते हैं। वैसे आप इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखे बगैर भी मालूम कर सकते हैं। बहरहाल, ऑपरेटर फॉर्म में आपको याद होगा, पार्शियल और पार्शियल एक्स जो है डी एक्स ऑपरेटर के तौर पे लिखा जाता है, पार्शियल और पार्शियल वाई डी वाई ऑपरेटर के तौर पे, और पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, इनको ज़रा थोड़ा सा याद कर लें तो हमारे लिए आइंदा आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जैसे कि पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर ऑपरेटर जो है वो डी एक्स स्क्वायर के बराबर लिखा जाता है, डी एक्स स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, और इसी तरह पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स एंड डी वाई, ये ऑपरेटर यूज़ होता है। इसके लिए डी एक्स डी वाई की प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होता है, ऑपरेटर यूज़ होता है पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्विकली फिर देख लें कि पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए ऑपरेटर यूज़ होगा डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई के लिए ऑपरेटर डी वाई, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर के लिए ऑपरेटर डी एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर वाई और पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर के लिए ऑपरेटर डी वाई स्क्वायर, और इसी तरह मिक्स जो हमारे पास डेरिवेटिव है पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स डी एक्स डी वाई ये यूज़ होगा। अब इसको जहन में रखते हुए अगर हम ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर जेड माइनस 6 dx dy z और प्लस 8 dy स्क्वायर जेड। यहाँ से आप z कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 dx dy प्लस 8 dy स्क्वायर जेड। तो आपको याद है कि z के अलावा जो भी चीज़ होगी वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। उसको हम कैसे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे? उसमें डी एक्स की जगह m और डी वाई की जगह 1 पुट करेंगे z को छोड़ के। तो रिप्लेसिंग डी एक्स बाई एम एंड डी वाई बाई 1 वी हैव द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये देखें, डी एक्स की जगह एम पुट किया और यहाँ भी डी एक्स की जगह एम पुट किया और डी वाई की जगह 1 पुट किया, यहाँ भी डी वाई की जगह 1 पुट किया, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई है एम स्क्वेयर माइनस 6m प्लस 8 = 0। अब जो सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का, वो इसकी रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस किस्म की इसकी रूट्स आती हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो बन जाएगा एम स्क्वेयर माइनस 4m माइनस 2m प्लस 8 = 0। Taking m common from the first two terms, we have m into m minus 4. And similarly, if we take common minus 2 from these last two terms, we will get minus 2 into m minus 4 is equal to 0. Obviously, now from these two terms, we can take common m minus 4 as well. Therefore, this will become m minus 2 into m minus 4 is equal to 0. Or m minus 2 is equal to 0, m minus 4 is equal to 0. This will give us m is equal to 2, m is equal to 4. ये हमारे पास m की दो डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज आई हैं। तो जब यहाँ तक तो आपने पिछले लेक्चर में भी किया था कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मालूम करना फिर उसे सॉल्व करना, ये आपने इस रूट्स इसकी मालूम कर ली। अब सोल्यूशन जो है वो ये होगा, z चूँकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक फंक्शन हम लेंगे फाई 1 या फाई साई भी ले सकते हैं, और यहाँ एफ जी भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। लेकिन आर्गूमेंट जो आपने उसका रखना है फंक्शन का, ये है y प्लस 2x। ये 2 कहाँ से आया है? ये एक्चुअली होती है y प्लस एम एक्स।
वाई प्लस एम एक्स की फॉर्म में होती है। तो एम आपके पास 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, और फिर वाई प्लस एम एक्स और एम आपके पास 4 है तो यहाँ पे 4 लगा दिया। तो क्या क्या हमने किया, वैसे क्या है, सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रूट्स आई हैं, एम की जो वैल्यू आई है, पहले एम की वैल्यू 2 आई है तो यहाँ हमने 2 लगाया, और दूसरी आप देख रहे हैं एम की वैल्यू 4 आई है तो वो यहाँ पे हमने लगा दिया। सोल्यूशन की फॉर्म इस किस्म की होती है, 5 1 y प्लस एम एक्स 5 2 y प्लस एम एक्स। तो एम की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं वो हम यहाँ पे लगाते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये सोल्यूशन इसका कैसे फाइंड करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालने के बाद सोल्यूशन इस फॉर्म में लिखते हैं। ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की तरफ। जेड डबल एक्स माइनस 6 ZXY प्लस 9 ZYY इज इक्वल टू 0। तो ऑपरेटर फॉर्म में लिख लिया इसको। उसके बाद हमने जेड कॉमन ले लिया। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए डी एक्स की जगह एम और डी वाई की जगह 1 पुट करते हैं तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम स्क्र माइनस 6 m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, M-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ M-3 इज इक्वल टू 0, M-3 इज इक्वल टू 0, एम की वैल्यू 3 रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे। ये मैंने इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको ये भी पता चल जाए कि अगर रियल रूट और डिस्टिंक्ट रूट के लिए तो आपने ए पार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का ए पार्ट जो मैंने कराया कि उसमें रियल रूट्स थी और डिस्टिंक्ट थी। लेकिन अगर रियल रूट्स और रिपीटेड हों तब क्या सोल्यूशन आएगा, फिर सोल्यूशन की फॉर्म ये होगी 5 1 y, ये पहले आप लिखेंगे y प्लस वाई प्लस एम एक्स, वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होना, लेकिन एक एक्स्ट्रा x आ जाएगा। इस किस्म का काम आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या किया, ये तो सेम रहा ना, चूंकि यहाँ तो चेंज आएगी नहीं, एम की वैल्यू तो एक ही है, वो तो 3 है, वो तो सिर्फ 3 रहेगी। तो फिर चेंज कहाँ पे आई है, ये वाली एक्स, एक एक्स हमने एक्स्ट्रा लगाया। जो पिछला क्वेश्चन था उससे क्या इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ रियल रूट्स डिस्टिंक्ट नहीं आई बल्कि रिपीटेड आई हैं। तो उनके लिए हम ये एक एक्स्ट्रा एक्स यहाँ पे लगाएंगे, और यही वो डिफरेंस है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकेगी तो एक ही रहेगी। तो आपने देख लिया कि अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रियल रूट्स आ जाएं और डिस्टिंक्ट ना हो बल्कि रिपीटेड हो तो फिर आप सोल्यूशन किस फॉर्म में लिखेंगे। फाइनली हम इसका एक पार्ट करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स आती हैं, तो चेक करते हैं कि वो किस तरह सॉल्व होगा। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू एम, ये अभी करेक्ट, ये मेरा ख्याल अभी रियल रूट्स ही आएंगी, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया इसी लेक्चर में, इसमें आपके पास आती हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ये फिलहाल तो आपके पास ये बना Z XX माइनस ZXY माइनस 2 ZYY इज इक्वल टू 0। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास, अच्छा ये मैंने इसलिए कर रहा हूँ इसको कि मैंने अभी इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखे बगैर ही कर दी। Z XX जो था उसका कॉफिशेंट वैसे ही रखा 1, और वहाँ पे एम स्क्र पुट, Z XX यानी डबल ऑपरेटर मुझे नज़र आ रहा है कि डी एक्स स्क्र यहाँ पे है, तो वहाँ मैंने ये आपको पुट कर दिया एक्स इज इक्वल DX = M। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि एक DX तो मौजूद है तो वो मैंने M पुट कर दिया। यहाँ DX है ही नहीं है, DY है, उसकी जगह 1 पुट कर दिया, और ऑब्वियसली -2 तो वैसे का वैसा रहेगा। तो ये करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन से डायरेक्ट भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस चाहिए, या तो फिर आप ऑपरेटर फॉर्म में लिख लें। तो मैंने सिर्फ आपको ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ पार्ट, कि मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट भी उससे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इस जारी बात है, अब सोल्यूशन तो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स पे ही डिपेंड करना है। तो फिर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक की है, -2 प्लस एम आ जाता है। फर्स्ट टू टर्म में से एम कॉमन लिया तो M-2, और इसमें से 1 कॉमन आएगा और कुछ नहीं है तो M-2, और फिर फर्दर M-2 कॉमन लेंगे तो M+1 इंटू M-2। तो वंस अगेन हमारे पास रिपीटेड रूट्स नहीं आई हैं बल्कि आ गई हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। एक m की वैल्यू -1 है और एक m की वैल्यू 2 है। तो सोल्यूशन का फॉर्मेट तो वही रहेगा, Z(x(y) = 5 1 y प्लस एम एक्स, एम यहाँ पे -1 लगा दिया आपने। फिर दूसरा चूंकि रिपीटेड रूट्स नहीं है तो फिर यहाँ पे x नहीं आएगा, 5 2 y प्लस एम एक्स, तो m यहाँ पे क्या है 2।
तो इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। ये वो पार्ट है जहाँ मैं कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है 4u XX - 4u(xy) + 5u(y) = 0। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली लिख दी है, जैसे भी आपको लिखनी बताई थी। 4 का 4 ही रहा, और ये चूंकि यहाँ पे डी एक्स स्क्र है तो डी एक्स की जगह एम पुट किया तो एम स्क्र हो गया। यहाँ -4 का 4 ही रहा, और यहाँ पे डी एक्स मौजूद है और डी वाई भी मौजूद है। डी एक्स की जगह एम पुट किया और डी वाई की जगह 1 पुट किया तो एम आ गया। +5, और ये आपके पास डी वाई स्क्र है तो डी वाई की जगह 1 पुट किया तो वो आपके पास 1 का स्क्र 1 ही रह गया। तो ये बना 4m² - 4m + 5 = 0। ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन तो नहीं करेंगे हम इसकी, तो करेक्ट इसका लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होता है, -b + -b² - 4ac/2a। तो आपको पता है कि a हमारा 4 है, b यहाँ पे नज़र आ रहा है -4, c +5 है, तो वो फार्मूले में पुट कर दिया। यह आ जाएगा -b + -b² - 4ac/2a। तो इसकी सिंपलीफिकेशन करते हैं। सिंपलीफिकेशन में 4 + -16 - 80√8, और ये आ जाता है 4 + -64√8। ऑब्वियसली अब नेगेटिव साइन आ गया अंडर रूट के अंदर तो आयटा आएगा, और यहाँ से 64 का जो स्क्वायर रूट आएगा 8 आएगा, तो आ गया 4 + -8 आयटा/8। अब उस पर डिवाइड भी हो सकता है, इसको 4/8 करेंगे तो 1/2 ± आयटा आ जाएगा, 8 आयटा और 8 करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गई हैं। एम की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक एम की वैल्यू आ गई है 1/2 - आयटा, और एक एम की वैल्यू आ गई 1/2 + आयटा। तो आपने सोल्यूशन उसी तरह ही लिखना है, y = mx, phi1 = y + mx, ठीक है ना। phi1 का आर्गुमेंट, तो m आपके पास कौन सा था, एक तो आपने लिखा 1/2 - आयटा, पहली रूट लिख ली। फिर phi2 क्या है, y प्लस phi2 फंक्शन आना है किसका, y + mx का। तो m जो है दूसरी रूट है, वो क्या है 1/2 + आयटा। तो आपने देखा कि फ़र्क कोई नहीं है, यानी आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आए तब भी सोल्यूशन उसी तरह ही लिखना है जिस तरह आपने रियल रूट्स के लिए लिखते हैं। होपफुली आपको प्योरली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं वो आपको उनका सॉल्व करना समझ आ गया होगा। सिर्फ आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसकी रूट्स निकालनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आप सोल्यूशन लिखते हैं।